हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है वो है पॉलन ग्रेन। तो बेटा पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन इज बेसिकली मेल गैमेटोफाइट, है ना, और इट इज आल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? गैमेटोफाइट का मतलब होता है घर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। तो ये जो घर है इसे हम बोलेंगे गैमेटोफाइट, और इसके अंदर जो लोग रहते हैं उसे हम बोलेंगे गैमेट। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? गैमेट। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट, है ना। अब पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसकी शेप कैसी होती है बेटा? पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल इन शेप। कैसा होता है? ये स्फेरिकल शेप का होता है ना। उसके बाद इसका साइज कितना होता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि साइज कितना होता है। द साइज ऑफ पॉलन ग्रेन इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 50 माइक्रोमीटर, है ना। माइक्रोन्स में होता है, तो 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है बेटा? डायामीटर है इसका, ये है ना। इट इज द डायामीटर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 cells एंड 2 layers। पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 cells। पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल्स होते हैं बेटा? 2 cells होते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 layers, है ना। कितनी लेयर से बना होता है? 2 layers से बना होता है। और इसके अंदर इनिशियली कितने सेल्स होते हैं बेटा? 2 cells होते हैं, है ना। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। 2 लेयर कौन कौन सी हैं? तो बेटा आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन। जो आउटर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन, है ना। और जो इनर लेयर होती है बेटा हमारी, उसे हम कहते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटाइन, है ना। कई बार हमारे पास एक्साइन और इंटाइन के बीच में डिफरेंस भी लिखने को आता है ना। वो भी हम लिखेंगे, एक्साइन और इंटाइन के बीच में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो पोर है तुम्हारा, दिस पोर इज नोन एज जर्म पोर। ये जो पोर है तुम्हारा, इस पोर को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। एक्साइन के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। जिसकी वजह से एक्साइन कैसी होती है? डिसकॉन्टिन्यूस लेयर होती है, यानी एक जगह से टूटी हुई होती है। इंटाइन जो होती है क्या होती है? कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। इंटाइन इज कॉन्टिन्यूस लेयर। तो बेटा कौन कौन सी लेयर है इनके पास? 2 लेयर है। द आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, है ना। और द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। उसके बाद इनके अंदर 2 सेल्स भी होते हैं। जो छोटा सा सेल्स होता है उसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, और जो बड़ा सेल होता है उसे हम बोलते हैं, बोलो। जो छोटा सा सेल होता है वो होता है जनरेटिव सेल, और जो बड़ा सा होता है वो क्या होता है? वेजिटेटिव सेल। तो ये जो बड़ा वाला सेल है ये तुम्हारा हो गया वेजिटेटिव सेल, है ना। इसका जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है ना। इरेगुलर सा न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो छोटा वाला सेल होता है इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, यानी कांटे की तरीके से, इस तरीके से एस शेप न्यूक्लियस होता है। स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और छोटा होता है। और जो बड़ा वाला सेल होता है जिसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। और ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? छोटे वाले जनरेटिव सेल को। ओके। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक्साइन और इंटाइन के बीच में डिफरेंस, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक्साइन और इंटाइन के बीच में डिफरेंस भी लिखने को आता है। तो एक साइड हम लिखेंगे एक्साइन और एक साइड हम लिखेंगे इंटाइन। एक साइड लिखेंगे एक्साइन और एक साइड लिखेंगे इंटाइन। बेटा एक्साइन जो है वो आउटर लेयर है। एक्साइन इज आउटर लेयर। वाइल इंटाइन जो है वो कैसी है? इनर लेयर है। कैसी है? इनर लेयर है। ठीक है। जो एक्साइन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। एक्साइन इज डिसकॉन्टिन्यूस लेयर। ठीक है। वाइल इंटाइन इज कॉन्टिन्यूस लेयर। इंटाइन कैसी लेयर है बेटा? कॉन्टिन्यूस लेयर है। ठीक है। एक्साइन जो होती है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। और ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी होती है जिसका नाम है पैक्टोज प्लस सेल्यूलोज, यानी पैक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है। पैक्टोज प्लस सेल्यूलोज। ओके। पैक्टोज प्लस सेल्यूलोज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? जर्म पोर इज प्रेजेंट ऑन एक्साइन। एक्साइन के ऊपर क्या होता है? जर्म पोर होता है। ठीक है। वाइल इंटाइन के ऊपर इस तरीके का कोई भी जर्म पोर नहीं होता। इंटाइन डू नॉट हैव एनी जर्म पोर। तो जर्म पोर इज अब्सेंट ऑन इंटाइन। इंटाइन के ऊपर किसी भी तरीके का जर्म पोर नहीं है। अब बेटा यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा था जिसका नाम था स्पोरोपोलिन। मार्क दिस वर्ड स्पोरोपोलिन, है ना। इसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे स्पोरोपोलिनिन के बारे में। तो बेटा व्हाट इज स्पोरोपोलिनिन, है ना। इसे मार्क कर लो और इसे बाहर निकाल के लाओ स्पोरोपोलिनिन को। तो स्पोरोपोलिनिन है क्या बेटा? स्पोरोपोलिनिन है क्या? स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। स्पोरोपोलिनिन इज द रेजिस्टेंट मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। देर इज़ नो एंजाइम विच कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन। आज तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर ही नहीं हुआ जो कि क्या कर सके, डिग्रेड कर सके किसको, स्पोरोपोलिनिन को, स्पोरोपोलिनिन को, ठीक है। देर इज़ नो एंजाइम विच कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिनिन। फिर उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट इसके लिए क्या है ना, इट कैन विद स्टैंड इन हाई टेम्परेचर्स, ये हाई टेम्परेचर्स पे भी रह सकती है, एज वेल एज लो टेम्परेचर पे भी विद स्टैंड कर सकती है, एज वेल एज लो टेम्परेचर, है ना। इट कैन विद स्टैंड इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक पीएच। ये एसिडिक पीएच पे भी विद स्टैंड कर सकती है और बेसिक पीएच पे भी क्या कर सकती है, आसानी से विद स्टैंड कर सकती है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। देर इज नो एंजाइम विच कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। इट कैन विद स्टैंड इन हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो टेम्परेचर, यानी ना तो इस पे हाई टेम्परेचर का असर पड़ता कोई, ना ही इस पे लो टेम्परेचर का कोई असर पड़ता, ना ही इस पे किसी एसिड का असर पड़ता और ना ही इस पे किसी बेस का असर पड़ता। तो ये इन सारी चीज़ों से ये क्या है, रेजिस्टेंट है। क्या, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट, एज वेल एज बेसिक इन्वायरमेंट, है ना। तो इनमें से किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोरोपोलिनिन। ये सारा था तुम्हारे स्पोरोपोलिनिन। वही मैं अगर बोलूँ पैक्टोसेलुलोज की, है ना, इंटाइन की बात करूँ, तो पैक्टोसेलुलोज जो होता है आसानी से डिग्रेड कर सकता है ना। इसे कोई भी एंजाइम डिग्रेड कर सकता है। इस पे एसिड का भी असर होता है और इस पे बोलो बेस का भी असर होता है। अब एक नई टर्म आती है फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो कई बच्चे पूछते हैं सर ये फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या है। फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तुम बेटा मैं तुम्हें बता दूं फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है। ड्यू टू दी स्पोरोपोलिनिन, है ना, स्पोरोपोलिनिन की वजह से हम पॉलन ग्रेन को एज अ फॉसल स्टोर कर सकते हैं, है ना। ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन वी कैन फॉसिलाइज दी पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन को बहुत लंबे समय तक स्टोर करा जा सकता है। दिस इज नोन एज फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, एंड फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ओके। फिर बेटा वी कैन स्टोर द पॉलन ग्रेन, है ना, वी कैन स्टोर द पॉलन ग्रेन फॉर लार्जर पीरियड्स, है ना। हम बहुत लंबे समय तक के लिए पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, है ना। इस पॉलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं, स्पर्म को भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। बेटा ये नीट का क्वेश्चन है, शायद 2017 या 2018 का क्वेश्चन है ये, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, द स्टोरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड लिक्विड नाइट्रोजन। हम आसानी से लिक्विड नाइट्रोजन एंड -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किसी भी पॉलन ग्रेन या फिर स्पर्म को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। बेटा मैं जैसे बोल चुका हूँ ये AIPMT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, 2018 में आया था ये क्वेश्चन, तो इसे मार्क कर लो। व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन इज बेसिकली स्टोरेज या फिर स्टोरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। मैं वाइवा में भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज बेसिकली स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, ओके। चलिए आगे। तो बेटा हमने बात करी किस किस चीज़ की, हमने इंटाइन की बात करी, एक्साइन की बात करी। हमने बोला था पॉलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर है और 2 सेल्स हैं। अब देख लेते हैं दो कौन कौन से सेल हैं। तो पॉलन ग्रेन हैव 2 सेल्स, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होते हैं बेटा, है ना। द लार्जर सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, जो बड़ा वाला सेल है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और जो छोटा वाला सेल है उसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल।
अब बेटा वेजिटेटिव सेल की क्या क्या खास बात है? इट इज लार्ज इन साइज, इट इज लार्ज इन साइज, हैविंग इरेगुलर न्यूक्लियस, हैविंग इरेगुलर न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? इरेगुलर होता है, हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है, इरेगुलर, इरेगुलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, and having abundant food reserve, and having abundant फूड रिजर्व। इनके अंदर बहुत सारा फूड होता है ना, रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, अबेंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड बेसिकली नरिशमेंट, है ना, ये क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना, इट प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग जनरेटिव सेल। जो छोटा वाला जनरेटिव सेल होता है ना, जनरेटिव सेल, तो इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी जनरेटिव सेल। अब बेटा बात करते हैं किसकी? जनरेटिव सेल की, है ना, अब बात करते हैं किसकी? जनरेटिव सेल की। तो जनरेटिव सेल क्या होता है बेटा? जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल कैसा होता है बेटा? स्मॉल होता है, जनरेटिव सेल इज स्मॉल, ठीक है, जनरेटिव सेल इज स्मॉल, है ना, एंड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, एंड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, एंड स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, एंड हैविंग स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, ओके। इनके पास कैसा होता है? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब बेटा देखो, आगे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अब बेटा देखो, ये तुम्हारा एंथर है, ठीक है, ये तुम्हारा स्टेमेन है, और ये तुम्हारा क्या है? एंथर। अब एंथर से ना मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन, यानी 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन निकल जाता है। कितने सेल स्टेज पे? 2 सेल स्टेज पे। इसके अंदर एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। और जब ये स्टेमन पर जाकर पहुंचता है, जब ये स्टेमन पर रीच करता है जाकर, है ना, तो क्या होता है? इसका जनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाता है और 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, जब ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, यानी आफ्टर दी पॉलिनेशन, आफ्टर दी पॉलिनेशन ये कितने में कन्वर्ट हो जाता है? 3 सेल स्टेज में। तो बेटा हम लिखेंगे इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, नोट डाल के हम लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म जब पॉलन ग्रेन शेड होता है तो कितने सेल स्टेज पे होता है? 2 सेल, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म pollen grain, pollen grain shed at 2 cell stage, 2 cell stage। pollen grain कितने सेल स्टेज पर डेसीएट होता है या फिर शेड होता है? 2 सेल स्टेज पे, ठीक है, शेड एट 2 सेल स्टेज, ओके। इन रेस्ट ऑफ द 40% एंजियोस्पर्म क्या होगा? बोलो, 3 सेल स्टेज पे जाएगा। कितने स्टेज पे जाएगा? 3 सेल स्टेज पे जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये स्टेटमेंट याद रखनी है, इसे मार्क कर लो, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज। कौन सी सेल स्टेज पे जाता है? 2 सेल स्टेज पे जाता है, ओके। अब उसके बाद हमने क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ लिया, जनरेटिव सेल पढ़ लिया, वेजिटेटिव सेल पढ़ लिया, लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ लिया। तो हमने ऑलमोस्ट पॉलन ग्रेन बेटा जो है कवर कर लिया है ना। थोड़ा सा हमारा पॉलन ग्रेन बचा है, ठीक है, एक छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पॉलन एलर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पॉलन एलर्जी। नाउ व्हाट इज दिस पॉलन एलर्जी? दिस पॉलन एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज हे फीवर। इस पॉलन एलर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हे फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हे फीवर। पॉलन एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज हे फीवर। सो व्हाट इज दिस हे फीवर? टेल मी, व्हाट इज दिस हे फीवर बेटा? पॉलन ग्रेन ऑफ सेवरल स्पीशीज, पॉलन ग्रेन ऑफ सेवरल स्पीशीज, कई सारी स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, तो पॉलन ग्रेन ऑफ
several species causes severe allergy, है ना, like asthma and bronchitis, like asthma and bronchitis, like asthma and bronchitis. ओके, अब ये कौन कौन सी स्पीशीज है, मतलब किस किस प्लांट के पॉलन ग्रेन जो हैं वो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो प्लांट है वो है पार्थीनियम, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, पार्थीनियम। पार्थीनियम को हम बेटा कैरेट ग्रास भी कहते हैं। पार्थीनियम इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। पार्थीनियम इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। बेटा इस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ इट कम्स इन इंडिया, ये इंडिया के अंदर आई कैसे थी पार्थीनियम। तो इट इज कम एज अ कंटामिनेटेड वीड, एक घास के थ्रू आई थी, एक घास के थ्रू। यानी जो हमारा बाहर से वीट एक्सपोर्ट होता था, जो हम बाहर से वीट को एक्सपोर्ट करते थे, है ना, उसके साथ इसके कुछ सीड्स आ गए थे एज अ कंटामिनेटेड वीड, है ना। तो ये इंडिया में आ गई एक वीड के तौर पर, कंटामिनेटेड वीड के तौर पर, और फिर बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गई। ओके, इसके अलावा चीलोपोडियम, इसके अलावा चीलोपोडियम एक प्लांट है, इसका भी पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है। और इसके अलावा एमारेंथस, एमारेंथस, तो एमारेंथस प्लांट है, इसका पॉलन ग्रेन, चीलोपोडियम का और पार्थीनियम का, इन तीनों के पॉलन ग्रेन क्या कॉज करते हैं बेटा, एलर्जी कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं बच्चों, एलर्जी कॉज करते हैं। ओके, तो pollen grain of several species like Parthenium, Chelopodium and Amaranthus causes severe allergy, है ना। इनके pollen grain क्या करते हैं, सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं बच्चों। ओके, चलिए, तो ये हो गया pollen एलर्जी। तो pollen एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज हे फीवर। तो pollen grain of several species causes severe allergy, asthma and bronchitis, है ना। फॉर एग्जाम्पल पार्थीनियम, चीलोपोडियम एंड एमारेंथस। क्रायो प्रिजर्वेशन मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है जिसका नाम है पॉलन वायबिलिटी, है ना, पॉलन वायबिलिटी। तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, पॉलन वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी। क्या होता है पॉलन वायबिलिटी, द पीरियड up to which the period up to which pollen grain is able to germinate, is able to germinate after shedding, after shedding is known as pollen viability। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे, pollen viability, pollen viability। तो बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। pollen viability होता क्या है, what is pollen viability। देखो होता क्या है, ये तुम्हारा एंथर है ना, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल गया। यहाँ से निकलने के बाद, यानी घर से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद वो कब तक स्टिग्मा पर जाकर पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर सकता है। यानी एक इंसान की कितनी एज है बड़े होने के बाद शादी करने की, यानी पॉलन ग्रेन की शादी करने की एज कितनी है, यानी पॉलन ग्रेन कब तक फर्टाइल है। ठीक है, पॉलन ग्रेन एक बार जैसे ही यहाँ से डहीसेट हो जाता है, यानी यहाँ से निकल जाता है ना, यहाँ से शेड हो जाता है, तो इसका वाइबिलिटी पीरियड चालू हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी पॉलन ग्रेन का वाइबिलिटी पीरियड 30 मिनट है ना, तो ये 30 मिनट के लिए ही ये पॉलन फर्टाइल है। आफ्टर दी 30 मिनट अगर ये स्टिग्मा पर पहुंचता है तो ये पॉलन ग्रेन वायबल नहीं है, इसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी है ना। तो कितनी देर तक के लिए, फॉर एग्जांपल एक ठंडा ग्लास का पानी है ना, वो कितनी देर तक ठंडा रहेगा, वो उसका क्या है, वाइबिलिटी पीरियड। इसके बाद ये पीने लायक नहीं रह जाएगा, ये ठंडा नहीं रह जाएगा। तो वैसे ही पॉलन ग्रेन कब तक फर्टाइल है ना, एक बार वो एंथर से निकल गया
तो मान लो किसी पॉलन ग्रेन का आधा घंटा वाइबिलिटी पीरियड है, तो आधे घंटे बाद मान लो 35 मिनट बाद स्टिग्मा पर पहुंचा, तो अब उसके पहुंचने का कोई फायदा नहीं है, उसके अंदर की जो कैपेसिटी थी फर्टिलाइजेशन की वो खत्म हो चुकी है बच्चों, है ना। सो दिस इज नोन एज पॉलन वाइबिलिटी पीरियड, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का वाइबिलिटी पीरियड अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेन्स होते हैं तुम्हारे, वीट हो गए, राइस हो गए, है ना, इनका जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स होता है। उसके अलावा कुछ फैमिली है तुम्हारी, है ना, रोजेसी लाइक रोजेसी, कौन कौन सी फैमिली, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलोनेसी, एंड सोलोनेसी, सोलोनेसी, ये तीनों फैमिली जो है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलोनेसी, इनका जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली मंथ, है ना, अप्रोक्सीमेटली एक महीना होता है, अप्रोक्सीमेटली मंथ, ठीक है, एक महीने तक इनका वाइबिलिटी पीरियड होता है। यानी जब ये अपने एंथर से निकलेंगे तो उसके एक महीने बाद तक, यानी एक महीने तक ये किसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर एक महीने बाद पहुंचे तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं अपने लेक्चर का आज के, है ना। तो क्या था हमारा लेक्चर, एक बार देख लेते हैं बेटा। मैंने तुम्हें बताया पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। स्फेरिकल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ, डायमीटर होता है। इसके अंदर दो सेल होते हैं, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दो सेल्स भी होते हैं, जो बड़ा वाला सेल होता है वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव सेल, और छोटा वाला सेल क्या कहलाता है, जनरेटिव सेल कहलाता है। जो बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन वो डिसकंटिन्यूअस होती है, अंदर वाली लेयर जो होती है इंटाइन वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन सबसे हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे कोई भी एंजाइम आज तक डिग्रेड नहीं कर पाया है। हाई टेम्परेचर और एसिडिक पीएच पे क्या करती है, आसानी से विदस्टैंड कर जाती है, यानी इसका कोई असर नहीं पड़ता इन पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। क्रायो प्रिजर्वेशन की पॉलन ग्रेन को हम स्टोर करके रख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड लिक्विड नाइट्रोजन पे कई महीनों तक, ठीक है। फिर उसके बाद 60% ऑफ दी एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 सेल स्टेज पर शेड हो जाते हैं, यानी एंथर से 2 सेल स्टेज पर ही बाहर निकल जाते हैं। ये कौन कौन से सेल होते हैं, जो बड़ा वाला सेल होता है वेजिटेटिव, और छोटा वाला सेल जो होता है वो होता है जनरेटिव सेल। तो 2 सेल स्टेज पे ये एंथर को छोड़कर अपने घर से निकल जाते हैं, यानी पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं होते और शादी करने के लिए निकल जाते हैं। फिर जब ये लड़की के पास पहुंचते हैं, यानी स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं, तब जाकर ये पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं और इनके जनरेटिव सेल टूटकर 2 मेल गैमेट बना लेते हैं। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, और फुल फूड रिजर्व मटेरियल होता है इसके अंदर। उसके बाद जनरेटिव सेल कैसा होता है, छोटा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। पॉलन एलर्जी क्या होती है, इसे हे फीवर भी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा कॉज करता है ना ये। तो कई स्पीशीज के पॉलन ग्रेन जो होते हैं हमारे अंदर आकर क्या करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं या फिर ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। दिस इज नोन एज पॉलन एलर्जी और हे फीवर। कौन कौन सी स्पीशीज हैं, पार्थिनियम, कैरेट ग्रास, चिलोपोडियम एंड एमरैंथस। फिर उसके बाद पॉलन वाइबिलिटी पीरियड मैंने तुम्हें बताया, द वाइबिलिटी पीरियड, द टाइम पीरियड अप टू विच पॉलन ग्रेन इज एबल टू जर्मिनेट इज नोन एज वाइबिलिटी पीरियड। यानी पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन था 2:30 पर, एंथर से क्या हो गया, डाइसेट हो गया, और कितने बजे पहुंचा, 3:30 पे, है ना। इसका वाइबिलिटी पीरियड कितना था, हाफ आवर, कितना था, हाफ आवर, यानी 30 मिनट। इसे पहुंचना कितने बजे था, 3 बजे, लेकिन ये पहुंचा कितने बजे, 3:30 बजे। अब पहुंच के कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके अंदर की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।